शुरू किया था, मैं फिर से उसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। LC सर्किट, दैट मीन्स इंडक्टिव कॉइल, पेन ही गड़बड़ ये वाला, help of a capacitor in series and completed the circuit with the help of alternating source E is equal to Em sin omega t. At some instant of time current is I, so voltage drop across L is VL and across C is VC. At some instant of time when current is I, then VL is equal to I into XL and VC is equal to I into XC. ये आपको पहले से पता है। इसके 3 फेजर डायग्राम बनते हैं, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करते हैं कि VL और VC इनकी वैल्यू में से मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड के हिसाब से 3 डिफरेंट केसेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस व्हेन VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पता है I तो अपने को इसी डायरेक्शन लेना है, VL ऊपर आता है हमेशा 9 डिग्री अहेड, और ये VC रहेगा O A B C। आपको दिख रहा है कि VL माइनस VC इन दिस केस विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि VL इज ग्रेटर देन VC है, ठीक है। तो ये इधर आएगा, E इज इक्वल टू VL माइनस VC, ठीक है, OD। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, आप देख रहे हो E से I ये जो है अब π/2 से लैगिंग है। इट इज़ जस्ट लाइक L सर्किट, इट्स बिहेवियर इज लाइक L सर्किट, इंडक्टिव सर्किट ओनली, ठीक, उसमें ऐसे ही था। ये फर्स्ट फेजर डायग्राम है। सेकेंड फेजर डायग्राम बनेगा व्हेन VL इज लेस देन VC, यार उल्टा बोले तो VC इज ग्रेटर देन VL। तो उस कंडीशन में आप थोड़ा सा इसको ऊपर इस तरीके से ले लें। ये O है A, ये वैल्यू किसकी जाएगी I की, यहाँ पर VL है और ये VC है, ठीक। तो आपको पता है VC माइनस VL ये रिजल्टेंट E होगा इस केस में, और आप देख रहे हैं कि E से I इस समय प्लस π/2 से आगे होगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं ये B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो इस कंडीशन में इसका बिहेवियर कैसा होगा, जस्ट लाइक C सर्किट, ठीक, इट्स बिहेवियर इज लाइक C सर्किट इन दिस केस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अपने को देखना है जब VL इक्वल्स टू VC, वी कॉल इट रेजोनेंट कंडीशन। VL इज इक्वल टू VC, वी कॉल इट रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। तो इस केस में दोनों की लेंथ इक्वल लेना है आपको, ठीक, ऊपर इतनी लेंथ लिए, नीचे इतनी लेंथ देंगे। O A ये I की वैल्यू है, इधर VL है, यहाँ VC है, तो यहीं पर E आएगा विच विल बी VL माइनस VC इक्वल्स टू 0, ठीक है, E इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इस केस में E 0 है, आइदर यू कैन से दैट E इज इक्वल टू 0 और यू कैन से I इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू E। E जब 0 होगा तो उसके रिलेटिवली I कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, इसलिए उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, ठीक। तो ये कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। तो आप देख रहे हो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस है VL इक्वल्स टू VC है, यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो I इंटू XL इज इक्वल टू I इंटू XC, I से I कैंसिल हो गया, XL इज ओमेगा L एंड XC इज 1/ओमेगा C, हम पहले निकाल चुके हैं, इसको याद हो तो। ओमेगा को इधर ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC और ओमेगा इक्वल्स टू 1/√L इंटू C। ये हो जाएगा एंगुलर रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, इट इज रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा इसका 4, क्योंकि वो 2 3 वो थे। अब ओमेगा इज ऑल्सो इक्वलेंट टू 2πfr, दैट इज इक्वल टू 1/√LC, सो fr विल बी इक्वल टू 1/2π√LC, ठीक। इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। fr क्या कहलाता है, fr इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। ये किस पर डिपेंड कर रही है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी, इट्स वैल्यू विल डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ L एंड C। L और C को अलग अलग वैल्यू जो आपको दी हुई हैं, आपके पास इंडक्टिव कॉइल है, उसका सेल्फ इंडक्टेंस यू नो इट, कैपेसिटर होगा, इट्स कैपेसिटेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू, you can replace their values here and will solve them to find value of FR। सपोज 100 हर्ट्ज आया, इसका मतलब जब सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज रखोगे तो ये केस पॉसिबल होगा। 100 से कम रखोगे, 100 से कम, तो उस समय XC इज ग्रेटर देन XL होगा, ये वाली कंडीशन होगी। मैं क्लियर कर देता हूँ, इस कंडीशन में F इक्वल्स टू कितना है, FR, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस केस में अप्लाइड फ्रीक्वेंसी F जो होगी वो लेस देन क्या होगा, FR,
और इसलिए 1/ω/c इज़ ग्रेटर देन ω/L होगा। यहाँ छोटे छोटे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और यहाँ f अप्लाइड फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगा, तो उस समय ω/L विल बी ग्रेटर देन 1/ω/c। और इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, L सर्किट की तरह, इस कंडीशन में C सर्किट की तरह, और उस कंडीशन में कोई सर्किट नहीं, रेजोनेंट सर्किट हो जाएगा वो। तो ये 3 फेजर डायग्राम है। जनरली इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही पूछता है कि ड्रॉ नीड डायग्राम ऑफ LC सर्किट एंड फाइंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ड्राइंग ऑल पॉसिबल फेजर डायग्राम्स। तो ऑल पॉसिबल फेजर डायग्राम्स में तीनों आ जाएंगे ये, ठीक, इन तीनों को ड्रॉ कर लेंगे अपन। अब यदि मान लो I के लिए इक्वेशन आ ही गया कि फाइंड वैल्यू ऑफ I, तो I इज इक्वल टू Im साइन ω/t प्लस माइनस π/2, क्योंकि डिपेंड करेगा ये कि प्लस π/2 हो या माइनस π/2 हो। यदि इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, ये वाली कंडीशन है, यदि L वाली कंडीशन तो माइनस आएगा, और वो C वाली कंडीशन है तो प्लस आएगा। वेयर Im इज Em अपॉन मॉड ऑफ XL माइनस XC, ठीक है, ये Im की वैल्यू जाएगी। वेयर इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लिख सकते हैं, हालांकि आया नहीं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए क्या होता है इसके लिए करंट इक्वेशन। तो करंट इक्वेशन विल बी गिवन इन दिस इक्वेशन 6, ठीक। और ये केस प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा बता दूं। प्लस π/2 तब होगा जब 1/ω/c इज ग्रेटर देन ω/L है, और माइनस π/2 तब होगा जब ω/L इज ग्रेटर देन 1/ω/c। ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन एक ही नंबर में आया, कोई एक छोटी सी चीज़ इसमें से पूछ लेता है कि व्हेन फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देन बिहेवियर ऑफ सर्किट इज लाइक L सर्किट, C सर्किट, एनी टाइप ऑफ सर्किट लाइक दैट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसी पर बेस्ड आते हैं, ठीक है। तो इसका एक फोटोग्राफ हम लेके रख ले रहे हैं और आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। कल शायद मैंने कुछ फोटोग्राफ डाले हैं कि नहीं डाले हैं पता नहीं, आज शाम से RLC सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक्सप्लेन RLC AC सर्किट, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स करेंट, इम्पिडेंस एंड पावर फैक्टर एंगल, ठीक है। ऑल्सो फाइंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस। 5 नंबर का यदि क्वेश्चन आया तो पूरा आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ट्रांसफार्मर, जनरेटर या मोटर इंपॉर्टेंट है, उतना ही RLC सर्किट जो आखिरी में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो बना दूं इसको जरा डायग्राम को RLC सर्किट का। इसमें भी फेजर डायग्राम 3 बनने वाले हैं। एक रेजिस्टेंस है R, किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हैं, किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में, ऐसा कोई नहीं है कुछ बुक्स में कहीं कुछ बना हुआ है तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्रेशन सब स्थिति में एक सा आएगा, सीरीज़ में कनेक्ट है, कोई भी कब पहले हो सकता है। ये R है, L इसकी वैल्यू है, इसकी C है। ये E इक्वल्स टू Em साइन ω/t है। एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम करेंट इन द सर्किट इज I। तो उस कंडीशन में ये VR है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये VL है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल, एंड दिस इज VC, ठीक है। तो आपने को पता है कि VR इक्वल्स टू कितना होता है, I इंटू R, इक्वेशन नंबर 2। VL इज इक्वल टू I इंटू XL, इक्वेशन नंबर 3, एंड VC इज इक्वल टू I इंटू XC, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि XL इज इक्वल टू ω/L होता है और XC इज इक्वल टू 1/ω/c। ऑलरेडी नोन है आपको, वी नो दैट, ठीक, ये सब पता है आपको। तो अब फेजर डायग्राम भी आपको पता है। पहला केस ले रहे हैं VL इज ग्रेटर देन VC, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किए थे, ठीक है। ये यहाँ पर I है, उसी की डायरेक्शन में VR आएगा, आपको पता है, ठीक। ऊपर की तरफ को यहाँ पर ये VL है और ये नीचे की तरफ को ये VC है। स्पष्ट क्लियरली दिख रहा है कि VL इज ग्रेटर देन VC, ठीक। अब कौन आ रहा है इतनी लेट, एंटर भी नहीं, पता नहीं, ज्वाइन हो गए। तो ये अपने को पता है कि I से VL ये 90 डिग्री आगे होता है और जबकि VC ये 90 डिग्री पीछे होता है। तो उसको देख करके अपन ने बना लिया है। ये भी दिख गया अपने को कि VL और VC फेज अपोजिशन में होंगे, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा
VL माइनस VC, और VL माइनस VC और VR इनका रिजल्टेंट आएगा E, और E से I इस कंडीशन में अपने को दिख रहा है कि -5 से पीछे। O A B C D E, ये डायग्राम। पहला केस कौन सा है? VL इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि तो डिपेंड करेगा करंट I के साथ साथ XL या XC की वैल्यू पर, और XL और XC की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंडीशन में अलग अलग होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड केस है व्हेन VL इज लेस देन VC, ठीक है। तो उस केस में आपको इस तरीके का डायग्राम बनाना है, ठीक है। यहाँ पर ये VC हो गया और ये VL हो गया, ठीक। O यहाँ पर I है और ये VR है, A यहाँ पर ये B और ये C। अब आपको पता है कि VL और VC का डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ आएगा? हर्षित, अर्णव, नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? VL और VC का डिफरेंस डाउनवर्ड और अपवर्ड? आप लोग आंसर देंगे, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, बीच में पता लगाना जरूरी है। हाँ, कहाँ आएगा? डाउनवर्ड या अपवर्ड? VL और VC का डिफरेंस जो आएगा, देवांश कहता है डाउनवर्ड, मानवी भी बोलता है डाउनवर्ड, अर्णव ने बोला डाउनवर्ड। वेरी गुड, बिल्कुल सही, जाग रहे हो, ठीक है। आपको थम्स अप। तो ये इनका डिफरेंस इधर आ गया, तो ये हो गया कितना? VC माइनस VL, ठीक है, VC माइनस VL। और अब VC माइनस VL और VR इनका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी E। तो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो आ रहा है रिजल्टेंट, ये किसको शो करेगा? E। अब E से I इधर है, तो प्लस कितना हो गया? 5, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है कि इस केस में इसका बिहेवियर किसकी तरह था? RL की तरह था, ठीक है, लाइक RL। ये अपनी तरफ से याद रखने वाली बात है, और इसमें लाइक RC, ठीक, इसका बिहेवियर जो है, क्योंकि फाई आपको पॉजिटिव मिल रहा है। नामकरण कर दे, B यहाँ D हो गया और ये E हो गया। लास्ट केस थर्ड विच इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन व्हेन VL इक्वल्स टू VC। तो उस समय डायग्राम कैसे बनेगा देख लें। दोनों ऊपर नीचे इक्वल लेना है आपको, ठीक, जितना ये लोगे उतना ही इसको लोगे। तो लेंथ नाप के ले लेना भाई, VL और ये हो गया VC, इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो O VR यही किसके इक्वल हो जाएगा? E के, ठीक है। तो OA B C, और सीधे सीधे VL माइनस VC 0 हो जाएगा, VL माइनस VC इक्वल्स टू 0, इसलिए E इज इक्वल टू VR हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सेम फेज में हो जाएंगे, इसलिए इसमें फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो किसकी तरह बिहेवियर है इसका? R सर्किट की तरह। R सर्किट में ऐसी था, सिर्फ रेजिस्टेंस जब लगा हुआ था, तो ठीक, इसको रेजोनेंट कंडीशन बोलते हैं, रेजोनेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये 3 फेजर डायग्राम है, वे ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सभी कुछ आपको ड्रॉ करना है, एग्जाम में भी जब आएगा तो सभी ड्रॉ करेंगे आप लोग, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये बन गए सारे फेजर डायग्राम। इसका मैं एक फोटोग्राफ ले लेता हूँ। इसके बाद अपन निकालेंगे इसमें करंट का इक्वेशन, इम्पीडेंस की वैल्यू और फाई, पावर फैक्टर एंगल। इन सब के लिए हम फेजर डायग्राम यूज़ करेंगे इसको, क्योंकि सब में एक सा आने वाला है, ठीक है। तो इन फर्स्ट फेजर डायग्राम इन ट्रायंगल OAE, हालांकि ये सेकंड में भी वही आएगा, ट्रायंगल OAE, इसलिए मैंने नाम ऐसे दिए हैं कि कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब जगह एक सा है। इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? OE स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। OE इज E स्क्वायर, OA इज VR स्क्वायर एंड AE इज VL माइनस VC होल स्क्वायर। अब VL माइनस VC होल स्क्वायर हो या VC माइनस VL होल स्क्वायर हो, बात एक ही होती है, A माइनस B स्क्वायर या B माइनस A स्क्वायर। इसलिए आप इसमें करें या उसमें, कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब इनमें सब में वैल्यू पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I इंटू R होल स्क्वायर प्लस I इंटू XL माइनस I इंटू XC होल स्क्वायर। पूरे में I का डिवीज़न कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? I का डिवीज़न करने पर E अपॉन I इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, बट E अपॉन I इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू EM अपॉन
IM होता है। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर आपको देना चाहिए था 4, हो गया था 5। सो Z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √r² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गया 6। किसी भी वैल्यू बड़ी हो, XL इज ग्रेटर देन XC हो, XL इज लेस देन XC हो, उसका माइनस नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर कैसा आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए इन दोनों सर्किट, और जब XL इज इक्वल टू XC जाएगा तो सीधे Z की वैल्यू R की इक्वल हो जाएगी, R सर्किट की तरफ ये हो जाएगा उसका। ठीक है, ये तो Z की वैल्यू हो गई। और फिर उसके बाद tan phi, ठीक है, इन ट्राइंगल OAE, tan phi इक्वल्स टू AE अपॉन OA। AE की वैल्यू कितनी है, VL माइनस VC अपॉन VR। वैल्यू पुट करेंगे I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R। I कॉमन निकल कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 7। ऑटोमेटिकली यदि XL इज ग्रेटर देन XC है तो इसकी tan phi की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन XL इज लेस देन XC है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगी, जो फाइनली आंसर को कंपनसेट कर देगी। ठीक है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, इन दोनों में यही वैल्यू निकलेगी। ये तो फाई हो गया। अब फाइनली अपने को करंट इक्वेशन लिखना है, तो करंट इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास जगह बची नहीं है, तो एक काम छोटा सा मैं करने वाला हूँ, इसका एक और फोटो लेके रखने वाला हूँ, उसके बाद मैं कुछ जगह मिटाऊँगा और फिर उसके बाद आई के लिए लिखूँगा। अब आप समझ सकते हैं कितनी जगह लगती है इसको इक्वेशन। करंट इक्वेशन निकालने के लिए मैं एक काम करूँगा, यहाँ वाला हिस्सा इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि समझ चुके हो आप लोग इसको। वेरी क्लियर दैट I इक्वल्स टू IM साइन ओमेगा t माइनस फाई, यही होगा इक्वेशन। एक फर्स्ट फेजर डायग्राम है, ठीक है, इन फर्स्ट फेजर डायग्राम। हालांकि जो जो मान निकाल रहे हैं अपन वो किसी के लिए भी ट्रू है, वेयर IM इक्वल्स टू EM अपॉन Z एंड फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ऑटोमेटिकली यदि वैल्यू फाई की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी XL इज ग्रेटर देन XC, तो माइनस फाई रहेगा, लेकिन XL इज लेस देन XC जाए तो फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी और नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिक उसको क्लैरिफाई कर लेगा। और XL इज इक्वल टू XC हो जाए तो फाई 0 हो जाएगा, और फाई 0 हो जाएगा तो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा t हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली इक्वेशन इन कंडीशन ऑफ R सर्किट। ठीक है, और इसलिए बताया गया था कि इसका बिहेवियर किसकी तरह है, R सर्किट की तरह है। तो ये करंट का इक्वेशन हो गया फाइनली जो मिला आपको, ये करंट का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, तो सारा आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, और बॉक्स भी मैं फोटोग्राफ लेकर के अलग से डाल दूंगा। ठीक है, अदर डिस्कशन किसके लिए करना है और एक्स्ट्रा रेजोनेंट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो रेजोनेंट कंडीशन कब होती है, अपन ने क्या बोला, दैट वी फाइंड रेजोनेंट कंडीशन व्हेन VL इक्वल्स टू VC। इसी को आगे बढ़ाएंगे। VL इक्वल्स टू VC है यदि, तो आपको पता है उस केस में I इंटू XL इज इक्वल टू I इंटू XC होगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, XL इज ओमेगा इंटू L एंड दिस इज 1 अपॉन ओमेगा C, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ LC। कोई नई चीज़ नहीं मिल रही है, वही जो इसके पहले अपन ने फाइंड आउट किए थे वही मिलेगा, है ना। इक्वेशन नंबर ये कितना हो गया था यहाँ पर, ये 8, तो ये इक्वेशन नंबर 9 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से FR की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ये किसकी वैल्यू जाएगी, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू। और इस केस में जब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी, वैल्यू ऑफ Z विल बी मिनिमम एंड इट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एंड एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। Z की वैल्यू कैसे हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। किस कंडीशन में होगी, जब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई रूट LC यानी इसको मैच कर रही हो। आया, तो ये कंप्लीट है RLC सर्किट। क्या क्या पूछा है एग्जाम में, इसके हिसाब से आपको लिखना होगा। ठीक है, बहुत जल्दी शायद आज कल 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको पहले वाले चैप्टर के पूरे मिल जाएंगे जो नोट्स हैं वो, फिर उसके बाद दूसरे के, फिर तीसरे के। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपना पहला दूसरा चैप्टर जो है, अब बस इसमें 2-3 चीज़ें और बची हैं तो यूनिट ख़त्म हो जाएगी ये। ठीक है, तो कल और परसों 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो कल रहेगा गुरुवार और फिर शुक्रवार को दी एंड हो जाएगा इस चैप्टर का। तो उसके बाद अपने को सैटरडे से रिवीजन शुरू करना है। जब रिवीजन में वापस यहाँ तक आएंगे अपन,
तो इसके फिर न्यूमेरिकल लगा के फिर आगे बढ़ जाएंगे अपन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन होंगे। जिन लोगों को और ज्वाइन करना है, जिनका छूट गया, मैंने उनको बोला हूँ, कल भी 3-4 बच्चे जो अपने पहले पढ़ते थे साथ में, उनका कहना था सर बहुत आगे निकल गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उनको मैंने बोल दिया हूँ तो कि अपने पास ज़्यादा अच्छा मटेरियल है पिछले साल के और बच्चों की तुलना में। क्यों? क्योंकि नोट्स तो हैं ही हैं और आपके पास फोटोग्राफ्स भी रहेंगे, जिससे आप कभी भी उसको वेरीफाई कर सकते हो कि वही था कि नहीं। पहले उसके लिए एवरेज पावर, ठीक है, इन एसी सर्किट क्या होता है आपने को पता होना चाहिए। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? उसी क्षण, ठीक, उस क्षण, जैसे आपने इस क्षण डिसाइड किया कि मेरे को पढ़ना है, तो इंस्टेंटेनियसली यू डिसाइडेड टू स्टडी, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली तुमने डिसाइड किया कि अब बस सोना है, कुछ हो गई बहुत पढ़ाई, जो अक्सर तुम लोग कर लेते हो इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो वो बोलते हैं उस क्षण जो सोचा हुआ है। यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि एसी है। आप अलग अलग समय पर देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू भी अलग होगी और करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो उन वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक, जिसको अपन किससे शो करते हैं? ई और आई से। तो पी आई इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू ई इंटू आई होती है। अब ई की वैल्यू क्या होती है? ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये तो पता है, और आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मैंने माइनस फाई क्यों लिया? जनरली सर्किट रेजिस्टिव तो होते ही है, इंडक्टिव कॉइल भी पक्का होती है, आरएल सर्किट होते हैं, ठीक है। जितने भी सर्किट हैं 99% सर्किट्स आर आरएल सर्किट। तो आरएल सर्किट में माइनस फाई होता है, इसलिए अपने माइनस फाई लिया। जो हो गया ई और आई, रिप्लेस कर देंगे बाद में। तो पावर इक्वल्स टू मिल जाएगा ई एम इंटू आई एम, मैंने इकट्ठा कर दिया हूँ ब्रैकेट के अंदर, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट में जगह छोड़ा हूँ क्योंकि उसमें कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ 2 का डिवाइड, अलग से दिख रही होगी स्टेप। अब जब 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड हो गया है तो इसको इस तरह से रीअरेंज करेंगे। कैसे? पी आई इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू ई एम बाई रूट 2 इंटू आई एम बाई रूट 2 इंटू 2 साइन ए साइन बी, इसकी वैल्यू होती है कॉज ए माइनस बी, यानी कॉज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई माइनस कॉज ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाई। थोड़ा ध्यान देंगे भाई, ये फॉर्मूला 2 साइन सी साइन डी वाला है, इसमें कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी ऐसा आता है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, ई एम बाई रूट 2 क्या होता है? इट इज़ ई आर एम एस एंड आई एम बाई रूट 2 इज आई आर एम एस। तो पी आई इक्वल्स टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉज ऑफ फाई माइनस कॉज ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाई। पर हमको तो एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसके हर पार्ट का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर, वी कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ cos phi which is cos phi itself। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट का एवरेज वही होगा, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस फाई फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0। मैंने समझाया था कि जब कोसिनुसाइडल और सिनुसाइडल फंक्शन होते हैं टाइम पर डिपेंडेंट, तो उनकी पूरी साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है और हम पूरी साइकिल में निकालने जा रहे हैं। लेकिन cos फाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो cos फाई का एवरेज वैल्यू cos फाई रहेगी, इसलिए पी एवरेज अब कितना मिल जाएगा? पी एवरेज विल बी इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस ब्रैकेट के अंदर cos फाई माइनस 0, ठीक है। तो फाइनली आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा? फाइनल इक्वेशन विल बी पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉज फाई। अब फाई कुछ ऐसा आया है
कि पॉजिटिव या निगेटिव से कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसको, क्योंकि कॉज हमेशा फाई पॉजिटिव हो तो कॉस फाई पॉजिटिव होता है, और कॉज माइनस फाई भी कॉस फाई होता है। ठीक है, इसलिए इस पर पीछे है आगे है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने को जनरलाइज फॉर्मूला मिला है, तुम यहाँ ओमेगा टी प्लस फाई लेके भी चलते तो आखिरी में ये इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एवरेज पावर की वैल्यू। इसमें एवरेज पावर में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है? कॉस फाई। ठीक है, इसलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। किसको? कॉस फाई को। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर पीएफ of the circuit. So PF, that is power factor, equals to cos phi। और पावर फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी? PF की वैल्यू ऑलवेज 1 और 0 के बीच में होगी। ठीक, निगेटिव तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कॉस कभी निगेटिव होता ही नहीं है -90 से +90 के बीच में। आपको पता है कि जितने भी एंगल आते हैं फाई के वो -90 से +90 के बीच में होते हैं, और इस पूरी ड्यूरेशन में -90 से +90 के बीच में कॉस कभी निगेटिव नहीं होता। इसका मतलब पावर फैक्टर कैन नॉट बी निगेटिव, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। ठीक है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता, निगेटिव नहीं होता, और 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी होती नहीं है। ठीक है, तो ये पावर फैक्टर हो गया। फिर से एक बार पूरा समझ लें। When AC is used and we applied AC alternating current source E equals to Em sin omega t, then we know that at some instant of time value of current is Im sin omega t minus phi if we assume that the circuit is RL। ठीक है, that is इंडक्टिव कॉइल भी लगी है और रेजिस्टेंस भी लगा है, जनरली होता है। In that case E and I are instantaneous EMF and instantaneous current, their product is defined as instantaneous power। तो इससे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और फिर उसको मैंने बताया था रीअरेंज करेंगे, EM इंटू आई एम के अपॉन 2 कर देंगे, और ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। EM/2 इसको EM/√2 लिख दिया मैंने, और IM/√2 लिख दिया। इस तरह से फॉर्मूला मिला है अपने को। ये जो फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपने को अब पूरे एक साइकिल के लिए यदि एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको एवरेज पावर मिल जाएगी। तो उसके लिए इस पूरे इक्वेशन की एवरेज वैल्यू निकालना है। ERMS तो एज इट इज आ जाएगा, IRMS भी एज इट इज आएगा, cos फाई भी एज इट इज। क्यों? कोई cos फाई कांस्टेंट है। लेकिन cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई की एवरेज वैल्यू एक पूरी साइकिल में 0 होती है, ये आपको बताना होगा। वो लिख दिया यहाँ पर, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0, तो उसको 0 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 3 मार्क्स का आता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो अच्छे से इसको तैयार करना है। इसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका लास्ट आर्टिकल है AC सर्किट का। इसके बाद और बैंडविड्थ, ये 2 चीज़ें समझनी है, क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ। तो कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये।